उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहें चरख का क्यों गिला करें। सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें। कि विद्यार्थी को राजनीति क्यों करनी चाहिए, भगत सिंह ने क्यों लिखा। भगत सिंह महात्मा गांधी के महात्मापन को किस तरह से काउंटर करते थे, इसे क्यों नहीं एकेडमिक डिस्कोर्स में लाया गया। तो ये सवाल कुछ अहम है जिसको भगत सिंह के बारे में बातचीत करने के क्रम में हमें सबसे शुरुआती दौर में पढ़ना चाहिए। इस तरह से वो पत्र लिख करके कहते हैं कि मेरे लहू का एक कतरा इनकलाब लाएगा। और दो नारे, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। उनके मित्र ने उनसे पूछा कि आप वो दो नारे, आप कोई संदेश देना चाहते हैं क्या इस देश की जनता को। तो उन्होंने इस देश की जनता को केवल दो संदेश दिए थे, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कुछ आस्तिकों से मेरा सवाल है, अब यहां ईवी रामासामी नायकर, पेरियार, अंबेडकर और भगत सिंह एक जगह पर कैसे खड़े हैं ये देखिए। और खासतौर पर पेरियार, अगर आपका विश्वास है कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने इस पृथ्वी या दुनिया को रचा है, तो कृपया मुझे बताएं कि उसने इसे क्यों रचा है। एक खूबसूरत दुनिया बनाना जो बराबरी पर टिकी हो, जो हकमारी के खिलाफ हो, किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ हो, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करती हो। शहीद आजम के नाम से जानने वाले, मात्र 23 साल की उम्र में फांसी के तख्ते को चूमने वाले भगत सिंह के बारे में बात करेंगे। पहला सवाल, पहली बात मेरी ये है कि आम तौर पर सामाजिक न्याय की पूरी व्याख्या को, सामाजिक न्याय के दायरे को, सामाजिक न्याय की वैचारिकी को बहुत संकुचित करके विमर्शों में रखा गया और प्रतीकों के चुनने में भी कोई व्यवस्थित मुकम्मल समझ नहीं बन पाई है। अभी वैचारिक तौर पर यह पूरी बहस सामाजिक न्याय की एक आकार ले रही है, वैचारिकी में नहीं, अपने दायरे में। और इसीलिए जब हम शहीद आजम भगत सिंह पर बात करने के लिए सामाजिक न्याय की पाठशाला में आज इकट्ठा हुए हैं, तो हम इस सवाल के साथ इस बातचीत को शुरू करते हैं कि दरअसल सामाजिक न्याय की वैचारिकी का मूल मंतव्य ही है एक खूबसूरत दुनिया बनाना जो बराबरी पर टिकी हो, जो हकमारी के खिलाफ हो, किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ हो, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करती हो। और जब हम ये कहते हैं तो इसके मूल में तर्कवाद होता है, वैज्ञानिक सोच होती है, तार्किक विमर्शों का दायरा होता है। और जब भी हम तर्क की बात करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करेंगे, शोषण और अन्याय के खिलाफ संघर्ष की बात करेंगे, तो हमारे दायरे में भगत सिंह कुछ प्रमुखता के साथ शामिल होंगे। इसलिए भगत सिंह पर बात करना सामाजिक न्याय के विमर्श को मुकम्मल करना है। भगत सिंह को आम तौर पर सामाजिक न्याय के विचारक या जो लोग, एक दूसरी पीढ़ी, एक नई पीढ़ी जो आई है, वो इस चीज को मुकम्मल ढंग से अभी व्यवस्थित नहीं कर पाई है कि कॉमरेड भगत सिंह को
क्यों सामाजिक न्याय के पूरी बहस में, पूरे विमर्श में हमें प्रतिनिधि मान करके आगे शामिल रखना होगा। तो आज इस सामाजिक न्याय की पाठशाला के छठे हिस्से में जब हम भगत सिंह पर बात कर रहे हैं तो हमारी प्राथमिकता ये है कि सामाजिक न्याय की वैचारिकी अपने पूरे विस्तार में, अपने पूरे कलेवर में भगत सिंह को शामिल करे और उस दुनिया को रचने की दिशा में आगे बढ़े जो सामाजिक न्याय की वैचारिकी का मूल उत्स है, बराबरी, समानता और न्याय। तब हम भगत सिंह पर बात करेंगे और बातचीत की शुरुआत भगत सिंह के उस शेर से जो उन्होंने अपने कमोवेश आखिरी पत्र में अपने मित्र कुलतार को लिखा था 3 मार्च 1931 को। उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे ज़फ़ा क्या है, हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्यों खफा रहें चरख का क्यों गिला करें, सारा जहां अदू सही। उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे ज़फ़ा क्या है, हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्यों खफा रहें चरख का क्यों गिला करें, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें। और जब हम ये कहते हैं तो इसके मूल में तर्कवाद होता है, वैज्ञानिक सोच होती है, तार्किक विमर्शों का दायरा होता है। और जब भी हम तर्क की बात करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करेंगे, शोषण और अन्याय के खिलाफ संघर्ष की बात करेंगे, तो हमारे दायरे में भगत सिंह कुछ प्रमुखता के साथ शामिल होंगे। इसलिए भगत सिंह पर बात करना सामाजिक न्याय के विमर्श को मुकम्मल करना है। भगत सिंह को आमतौर पर सामाजिक न्याय के विचारक या जो लोग एक दूसरी पीढ़ी, एक नई पीढ़ी जो आई है, वो इस चीज को मुकम्मल ढंग से अभी व्यवस्थित नहीं कर पाई है कि कॉमरेड भगत सिंह को क्यों सामाजिक न्याय के पूरी बहस में, पूरे विमर्श में हमें प्रतिनिधि मान करके आगे शामिल रखना होगा। तो आज इस सामाजिक न्याय की पाठशाला के छठे हिस्से में जब हम भगत सिंह पर बात कर रहे हैं तो हमारी प्राथमिकता ये है कि सामाजिक न्याय की वैचारिकी अपने पूरे विस्तार में, अपने पूरे कलेवर में भगत सिंह को शामिल करे और उस दुनिया को रचने की दिशा में आगे बढ़े जो सामाजिक न्याय की वैचारिकी का मूल उत्स है, बराबरी, समानता और न्याय। तब हम भगत सिंह पर बात करेंगे और बातचीत की शुरुआत भगत सिंह के उस शेर से जो उन्होंने अपने कमोवेश आखिरी पत्र में अपने मित्र कुलतार को लिखा था 3 मार्च 1931 को। एक खूबसूरत दुनिया बनाना जो बराबरी पर टिकी हो, जो हकमारी के खिलाफ हो, किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ हो और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करती हो। कोई दम का मेहमा हूं मैं, अहले महफिल, चरागे सहर हूं, बुझा चाहता हूं, हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे न रहे। ये पत्र 3 मार्च को भगत सिंह ने अपने मित्र कुलतार को लिखा था और इसके शेर के साथ आज की बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मैंने कही कि सामाजिक न्याय के दायरे में हमें क्यों भगत सिंह को सबसे प्रमुखता से शामिल करना होगा, इसके लिए जो भगत सिंह की लेखनी का एक सबसे प्रमुख लेख है मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं उसे आधार बनाता हूं और दूसरा आधार है अछूत की समस्या पर लिखा हुआ उनका लेख।
बातचीत शुरू करने के पहले मैं भगत सिंह की जिन किताबों का मैंने उपयोग किया है मैं उनसे आपको परिचित कराता हूं। मेरे लिए सबसे प्रमुख किताब चमनलाल की संपादित भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज, जो राजकमल प्रकाशन से आई है। पहली बार ये 1986 में इसका पहला संस्करण आया था। उसके बाद कई और जो दस्तावेज चमनलाल जी ने, जिन्होंने भगत सिंह पर बहुत व्यवस्थित और विस्तार से काम किया है, तो इसके तीसरे संस्करण में इन्होंने और दस्तावेजों को शामिल किया। भगत सिंह के जितने लेख हैं, भगत सिंह के संपादकीय हैं, भगत सिंह ने जितने पत्र लिखे हैं अपने परिवारजनों और अपने क्रांतिकारी मित्रों को, उन सभी का एक मुकम्मल दस्तावेज ये है, जिसको आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। हाल के दिनों में चमनलाल जी ने एक और किताब संपादित की, क्रांतिवीर भगत सिंह। इसमें जो लेख थे, अभ्युदय और भविष्य करके जो अखबार निकलता था उस समय, उसमें जो कुछ लेख थे उनको जुटाया है और एक विस्तार से मोटी किताब चमनलाल जी ने संपादित की है, क्रांतिवीर भगत सिंह, अभ्युदय और भविष्य। और इसमें उन्होंने तमाम संपादकीय के फोटोग्राफ लगाए हैं। उस समय जितनी बहसें चल रही थी भगत सिंह को लेकर के, तमाम और दायरों में, स्वतंत्रता आंदोलन के पूरे विमर्श में, दुनिया में, उन सब का एक संकलन आपको इस किताब में मिलेगा। क्रांतिवीर भगत सिंह, अभ्युदय और भविष्य, इन अखबारों के नाम है और चमनलाल जी ने इनको संपादित किया है। यह किताब भी लोक भारती प्रकाशन से आई है, जो राजकमल प्रकाशन समूह का एक अंग है। तो इन दो किताबों के साथ जो तीसरी किताब मैं सबसे शिद्दत से आज के वक्तव्य के लिए मैंने उसे तैयार किया, उसे देखा है, वह तीसरी किताब है कुलदीप नैयर की, सरफरोशी की तमन्ना। इस शीर्षक से यह किताब है, जिसे कुलदीप नैयर जी, जो एक प्रख्यात पत्रकार रहे, उन्होंने इसे लिखा है, भगत सिंह का जीवन और मुकदमा। इसमें कुछ बातें इन्होंने, जो उनकी कुलदीप नैयर की जो शैली है, जो एक सहज साहित्यिक शैली में, जो सहज विमर्श की शैली में कुलदीप नैयर इस पूरी बहस को रखते हैं। जिस समय मुकदमा होता है, उसके बाद फांसी होती है, उस समय क्या विमर्श में चल रहा था, उसकी कहानी से लेकर के तमाम जरूरी पत्र, मुकदमों के दरमियान क्या हुआ उसको विस्तार से लिखा है, और आखिरी में उसके बाद क्या चीजें बदली हैं ये इसमें शामिल है। और कुलदीप नैयर ने आखिरी में कुछ और जरूरी लेखों को इसमें शामिल किया है। बम का दर्शन, विद्यार्थी और राजनीति एक बहुत महत्वपूर्ण लेख है जो पढ़ना चाहिए सबको। बम बनाने का दर्शन, बम का दर्शन और मैं नास्तिक क्यों हूं। तो कुलदीप नैयर की किताब सरफरोशी की तमन्ना, ये बहुत उपन्यासिक ढंग से एक कथात्मक भाषा में, प्रवाह की भाषा में अपनी रचनात्मकता के साथ बहुत आकर्षित करती है, इसलिए इस किताब को भी आपको पढ़ना चाहिए। अब हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। आज की बातचीत में मैं पहले ही ये कह दूं कि जब चमनलाल जी ने इन किताबों को संपादित किया, तो चमनलाल जी ने जितना विस्तार से सालों साल मेहनत की है, मात्र 23 साल के नौजवान की जीवन से जुड़े हुए हर दस्तावेज को निकालने की और उन दस्तावेजों के जरिए उस समय के बहसों को रेखांकित करने की, उन शख्सियतों के बारे में इस तरह के फेसबुक लाइव में बहुत छोटे से सीमित वक्त में बात करना बेहद मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने ये चुना कि मैं भगत सिंह के लेखनी के तमाम पहलुओं पर बात करने का दावा करने की बजाय मैं एक लेख को अहम मानता हूं, बुनियादी मानता हूं, और उस लेख के जरिए भगत सिंह के बारे में एक सामान्य जानकारी जो इस फेसबुक के जरिए, इसको देखने वालों के जरिए आम लोगों तक पहुंचे कि क्या इस सवाल को वो सोचते हैं कि नहीं, कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अहमियत को शायद तस्वीरों में, शायद कुछ उनके जन्मदिन, शहादत दिवस के दिन के घेटों में कैद कर दिया गया। शायद उन्हें वो जगह नहीं मिली जो आजादी के संघर्ष के दरमियान और आजादी के बाद जो आइडिया ऑफ इंडिया है,
जो भारत की संकल्पना है एक देश के रूप में, जब वह संकल्पना अपने हकीकत में रूप ले रही थी तो इन नायकों को कितनी जगह मिल पाई? इस सवाल के साथ हम बातचीत शुरू करते हैं। और मैं एक घटना का जिक्र जरूर करूंगा कि जब 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया, वह भी किस्सा आपको याद रखना चाहिए। 23 साल का एक नौजवान जो इतनी कम उम्र में इतनी प्रसिद्धि और लोकप्रियता अर्जित करता है कि अंग्रेज उसे फांसी देने के लिए लालायित रहते हैं। बेशक आजादी की लड़ाई में तमाम लोग शामिल रहे, उनके संघर्षों को कहीं हम किसी एक व्यक्तित्व की तुलना करते हुए कम या ज्यादा न आंकें और इस प्रक्रिया के, इस अध्ययन की प्रक्रिया और इस समझने की प्रक्रिया का इस्तेमाल करने की बजाय क्यों न हम मुख्तलिफ अंदाज में किसी व्यक्तित्व को उसकी समग्रता में देखने की कोशिश करें। बावजूद इसके यह सवाल कहीं से उपेक्षित नहीं होगा कि अंतर्विरोधों के शिकार लोगों को राष्ट्र का नायक जिस दायरे में, जिस विस्तार के साथ बनाया गया, तर्कशील, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले और सामाजिक न्याय वाले विचारकों के साथ वह सहूलियत नहीं हासिल हुई। आइडिया ऑफ इंडिया के बनने के साथ जब देश बन रहा था तो उसमें सायास कुछ नायकों को उपेक्षित किया गया, और यह मैं आरोप लगा रहा हूं। उनमें सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा फूले, पेरियार, सावित्रीबाई, फातिमा शेख, बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा भी शामिल हैं, डॉक्टर अंबेडकर शामिल हैं। तो उसी कड़ी में मैं भगत सिंह को भी याद करता हूं। 23 साल के नौजवान ने अपनी लकीर इतनी बड़ी खींच दी थी कि उसे यूं तो उपेक्षित करना नामुमकिन था। इसलिए भगत सिंह उस सीमा तक उपेक्षित नहीं हुए कि उन्हें कोई जाने ही न, लेकिन उस सीमा तक भी इतिहास में उनके साथ न्याय नहीं किया गया कि उनके कद को मुकम्मल रूप से हम अपनी पीढ़ियों को बता पाते। डर किसका था? क्या इस बात का कि वो कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, जिस कांग्रेस के हाथ में आइडिया ऑफ इंडिया को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी थी? या डर इस बात का था कि उनकी कुछ बातें उस नए आइडिया ऑफ इंडिया के कंट्राडिक्शन में फिट नहीं बैठती थी? तो इस विचार के साथ हमने भगत सिंह पर बात करनी शुरू की। 23 साल का नौजवान जिसको फांसी इसलिए लगाया गया कि अगर इसे फांसी नहीं लगाया जाएगा तो ये शायद नई पीढ़ी में इतना उबाल पैदा कर दे कि अंग्रेजों को इस देश को संभालने में, एकजुट रखने में और शोषण को जारी रखने में मुश्किल आन पड़े। इसलिए तमाम लोग कारावासों में बंद होते रहे, तमाम लोग काला पानी की सजा पाते रहे, तमाम लोग फांसी पर भी लटकाए गए। लेकिन इस नौजवान को इतनी हड़बड़ी में लटकाया गया कि फांसी के जिस दिन तय था, कुलदीप नैयर उसका किस्सा लिखते हैं, उसके एक दिन पहले ही जहां उन्हें लाहौर की जेल में रखा गया था, उसमें एक दिन पहले उनको वहां से बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि अगले दिन फांसी का वक्त मुहैया है, लेकिन 11 घंटे पहले, अगली सुबह जब फांसी देने वाले थे उसके पहले ही उन्होंने रात शाम को फांसी देने की बात आनन फानन में तय की और फांसी दे दी गई। और फांसी देने के बाद जब उनके शरीर को फांसी देने के बाद क्या किया जाए इसको लेकर के बहस हुई, तो अंग्रेज अधिकारियों का मानना था कि लाहौर सेंट्रल जेल में ही इन्हें जला दिया जाए। लेकिन फिर यह हुआ कि अगर उठते हुए धुएं और आग से लोगों में यह अफवाह फैल गई तो मुश्किल होगी, तो जेल की दीवार को पीछे से तोड़ा गया और यह तय किया गया कि रावी नदी के तट पर इन्हें रात में ही जला दिया जाए। लेकिन पानी कम होने की वजह से रावी नदी के तट पर न ले जा करके सतलज के तट पर ट्रक पर लाद करके, जैसे बोरिया में सामान बांध कर ले जाते हैं, वैसे रात के अंधेरे में इनकी तीनों की लाश को ले जाया गया। सतलज के किनारे कुल्हाड़ी से काटा गया, मिट्टी का तेल डाल करके जलाया गया और तब तक गांव वालों ने देख लिया। और फिरोजपुर गांव के करीब की ये घटना है और उस समय वहां लोग जैसे ही देख लिए और वहां भाग करके आने लगे तो उन्होंने अध जली लाशों को सतलज में फेंक दिया और सारे अंग्रेज अधिकारी वहां से फरार हो गए।
सोचिए कि 23 साल के नौजवान से वह सांप्रदायिक ताकत, वे सांप्रदायिक शक्तियां इस हद तक खौफ खाती थीं कि उन्होंने तय वक्त से पहले भगत सिंह को फांसी दी, जेल की पिछली दीवार तोड़ करके ट्रक में भर करके तेजी से रात के अंधेरे में सतलज के किनारे ले गए, कुल्हाड़ियों से काटते हैं और उसके बाद मिट्टी का तेल डाल के जलाते हैं। और उसके बाद जब गांव वालों को पता चलता है, अगले दिन से पूरे भारत में आंदोलन शुरू हो जाते हैं। यानी कुछ ऐसा था उस शख्सियत में जिससे अंग्रेज इस कदर खौफ खाते थे कि पहले तो 3 दिन दिल्ली विश्वविद्यालय का जो वाइस रीगल हॉल है, यहां भगत सिंह को कैद रखा गया और अंग्रेज यह नब्ज पकड़ रहे थे कि देखिए इस शख्सियत को लेकर के भारत में कितना विरोध होता है। और जब उन्हें लगा कि नहीं, इस समय आजादी के आंदोलन की अगुवाई गांधी के हाथ में है, भगत सिंह उस कदर नेता नहीं बने हैं, इसलिए उन्हें तत्काल फांसी पर लगाने का आनन फानन में फैसला होता है। तो आज क्यों न हमने पीढ़ियों को यह जानने दिया कि उस 23 साल के नौजवान ने अपनी वैचारिकी किस रूप में निर्मित की थी। वह जेल की फांसी के तख्ते पर जाने के पहले लेनिन को पढ़ रहा था और कह रहा था कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। समाजवाद का वह विचार क्या था जो महात्मापन को चुनौती देता था, जो तमाम हिंदूवादी दक्षिणपंथी विचार के लोग जो कांग्रेस के नेतृत्व में अग्रिम पंक्ति में खड़े थे, उनसे भगत सिंह किस मामले में अंतर्विरोध रखते थे और उनसे नाराज रहते थे, उनको क्यों नहीं पढ़ने दिया गया। वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय और खुद महात्मा गांधी, इनको लेकर के भगत सिंह की राय किस जगह पर मुख्तलिफ थी, इसे क्यों नहीं पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया कि आने वाली पीढ़ियां उस बहस को जानती कि जब आइडिया ऑफ इंडिया एक आकार ले रहा था तो उस आइडिया ऑफ इंडिया में भगत सिंह कहां थे और भगत सिंह के लेखों को क्यों नहीं पढ़ाया गया। आज जिस दौर में हम भगत सिंह को याद कर रहे हैं, विद्यार्थियों को राजनीति से दूर रखने की बात की जाती है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को क्लर्क बनाने की, प्रयोगशाला बनाने की क्रम में नीतियां बनाई जाती हैं, उनका प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। उस दौर में विद्यार्थी और राजनीति लेख को क्यों नहीं शामिल किया गया कि विद्यार्थी को राजनीति क्यों करनी चाहिए, भगत सिंह ने क्यों लिखा। भगत सिंह महात्मा गांधी के महात्मापन को किस तरह से काउंटर करते थे, इसे क्यों नहीं एकेडमिक डिस्कोर्स में लाया गया। तो ये सवाल कुछ अहम है जिसको भगत सिंह के बारे में बातचीत करने के क्रम में हमें सबसे शुरुआती दौर में पढ़ना चाहिए, समझना होगा। और फिर भगत सिंह को इसलिए पढ़ना चाहिए कि भगत सिंह क्या अंतर्विरोध रखते थे और क्यों अंतर्विरोध रखते थे। आइडिया ऑफ इंडिया का खाका भगत सिंह के लिए क्या था, इस बात पर आने के पहले थोड़ा सा सामान्य परिचय भगत सिंह का। 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म पंजाब में हुआ और सामाजिक न्याय की पाठशाला में मैंने भगत सिंह को क्यों शामिल किया। एक तो ये बात कि जिस आइडिया ऑफ इंडिया की कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं कि वो सोशल जस्टिस के फ्रेम में है, वो आइडिया ऑफ इंडिया इक्वलिटी और जस्टिस के फ्रेम में जब देखा जाएगा तो उसमें भगत सिंह सबसे अग्रिम पंक्ति में रहेंगे। और इसीलिए भगत सिंह की शहादत के दिन के बाद 2 बड़े नायक सोशल जस्टिस के, ईवी रामासामी नायकार पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर, इन दोनों ने अपने अपने पत्रों में भगत सिंह को याद किया है और भगत सिंह को इस तरह से याद किया है कि इस नायक का जाना बहुत भारी पड़ेगा। मैं जीवन का परिचय शुरू करने के पहले पेरियार का वह कथन पढ़ना चाहता हूं जो पेरियार ने 29 मार्च 1931 को अपने पत्र कुदी आरसू उसमें लिखा था। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने भगत सिंह को दी गई फांसी की सजा पर दुख व्यक्त न किया हो, न ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने उन्हें फांसी की तख्त तक पहुंचाने के लिए सरकार की निंदा न की हो। तो पेरियार और अंबेडकर भगत सिंह के इस पूरे व्यक्तित्व को बहुत करीब से देखते थे। कल्पना करिए कि पेरियार अंबेडकर के साथ शहीद आजम भगत सिंह कुछ दिन और जिंदा रहे होते, जबकि भगत सिंह की खुद ख्वाहिश नहीं थी। उनका आखिरी पत्र हम लोग जिक्र करेंगे। आखिरी पत्र में वो कहते हैं कि मेरी जीने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरी मौत इंकलाब लाएगी और आने वाली पीढ़ियां
माएँ अपने बच्चों को जन्म देने के लिए ये प्रतीक के रूप में मुझे याद करेंगी। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकराब लाएगा। इसलिए भगत सिंह ने समझौता नहीं किया। भगत सिंह ने अपने पत्र में लिखा, अपने पिता के ऊपर नाराजगी जाहिर की है कि आपने क्यों मेरा मुकदमा लड़ने की बात की, मैं नहीं चाहता। तो ये व्यक्तित्व था। काश वो व्यक्तित्व और जिंदा रहता तो डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार और भगत सिंह के साथ मिलकर के क्या आइडिया ऑफ इंडिया शायद थोड़ा और मुकम्मल ना हुआ होता? क्या वो जस्टिस की बात और मुकम्मल ना होती? इसको सोचने की बात है। माता का नाम विद्यावती कौर था, पिता सरदार किशन सिंह, पिता चाचा सरदार अजीत सिंह। ये सारे लोग आजादी की लड़ाई में शामिल थे। 28 सितंबर 1907 को जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो उसी दिन इनके पिता किशन सिंह और चाचा करण सिंह जेल से छूटकर घर आए। इसलिए इस बच्चे को भाग्यशाली माना गया, इसलिए इसका नाम भगत लाल रखा गया और भगत लाल से भगत सिंह। और उसके बाद फिर इनका जीवन, जो शुरुआती जीवन बीतता है, डीएवी हाई स्कूल लाहौर में इनकी शुरुआती तालीम होती है और नेशनल कॉलेज लाहौर में ये फिर स्कूलिंग कॉलेज जाते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत के साथ अंग्रेजी और बांग्ला भाषा आती थी। इतनी भाषाओं के जानकार, 6 भाषाओं के जानकार थे। बांग्ला उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी जेल में। भगत सिंह के ऊपर 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की बहुत गहरा असर पड़ा था। नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी उन्होंने और उसके जब इनके पिता ने इनकी शादी की बात करने की शुरुआत की तो ये घर छोड़कर भागे और वहां से निकल करके ये कानपुर गए और जहां हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल होते हैं और वहां पर ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ जुड़ करके क्रांतिकारी लोगों के साथ अपनी मुहिम की शुरुआत करते हैं। क्योंकि शादी से भगत सिंह नाराज थे। शादी के वक्त उन्होंने अपने पिता को जो पत्र लिखा था उसकी चंद पंक्तियां आपसे साझा करना चाहता हूं। मेरा जीवन एक महानतम ध्येय को समर्पित है, देश की आजादी के ध्येय को। इसलिए अब किसी तरह का आराम या सांसारिक मोह मुझे ललचा नहीं सकता। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो मेरी धागा बंधनी रस्म पर बापूजी अर्जुन सिंह ने कहा था कि मुझे देश की सेवा के लिए समर्पित किया जाता है, इसलिए अब मैं उस वचन को निभाने का इंतजार कर रहा हूं। आशा है आप मुझे क्षमा कर देंगे। और भगत सिंह छोड़ दिए घर, कानपुर गए और उन्होंने जो गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम जयचंद विद्यालंकार का पत्र लेकर गए थे 1923-24 में वो जुड़ते हैं। बटुकेश्वर दत्त, शिव शर्मा, बीके शर्मा जैसे लोगों के साथ जुड़ते हैं और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 से उसमें काम करना शुरू करते हैं। 1925 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की और उसके बाद 1928 का वक्त आता है जब वो और नौजवान भारत सभा के साथ चंद्रशेखर के बाद जब भगत सिंह के पास हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बागडोर आती है तो भगत सिंह उसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी समाजवादी शब्द उसमें जोड़ते हैं। और उसके बाद साइमन कमीशन के विरोध का पूरा प्रकरण आता है और उस प्रकरण के बाद उसी के समय लाला लाजपत राय के साथ, जिस लाला लाजपत राय का ये मुखर विरोध करते थे, उस लाला लाजपत राय के लिए वो भगत सिंह और लाला लाजपत राय में कई बार टकराव हो चुका था। वे लाला जी के रूढ़िवादी हिंदू नजरिए से सहमत नहीं थे। दूसरी तरफ लाला लाजपत राय भगत सिंह को रूसी एजेंट ठहरा चुके थे क्योंकि सोशलिज्म की बात करते थे भगत सिंह और वो मार्क्स लेनिन से बहुत प्रभावित थे, इसलिए इनको रूसी एजेंट कहते थे लाला लाजपत राय। वे क्रांतिकारियों को गैर जिम्मेदार नौजवान मानते थे। लाला लाजपत राय ने ही भारत को 2 टुकड़ों में बांटने का विचार रखा था, हिंदू भारत और मुस्लिम भारत। लाला लाजपत राय निर्विवाद रूप से राष्ट्र निर्माता याद किए जाते हैं। अंतर्विरोध कहाँ गए? 2 भारत, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत, लाला लाजपत राय, याद रखना है। सरफरोशी की तमन्ना, कुलदीप नैयर, पेज नंबर 29। भगत सिंह इस तरह के बंटवारे की कल्पना भी नहीं कर सकते थे और वो कहते थे कि हिंदू मुसलमान एक साझा संस्कृति है और इसलिए आप बंटवारा कैसे कर सकते हैं। और उसी के समय इस पूरे वाकये में लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी लगती है और फिर वो उनकी कुछ दिन बाद मौत होती है। और लाला लाजपत राय जिसके वैचारिक स्टैंड से भगत सिंह
बिल्कुल सहमत नहीं थे। फिर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने बड़े नेताओं को जब प्रश्न नहीं दे सकती है, तो लगातार एक जो क्रांतिकारी धड़ा था वो अंग्रेजों से किसी तरह के हृदय परिवर्तन या अहिंसा पर भरोसा नहीं रखता था। वो कहता था कि इनका साम्राज्यवादी तंत्र ही शोषण पर निर्भर करता है और ये अमानवीय स्तर के शोषण करने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए ये न केन प्रकारेण अगर हम अंग्रेजों को बाहर नहीं भगाएंगे तो ये बात नहीं बनेगी। लेकिन भगत सिंह यह बात मानते थे कि ब्राह्मणवाद भी एक चुनौती है, मैं उसका जिक्र करूंगा। और भगत सिंह फिर उसके बाद वो पूरा प्रकरण आता है 17 दिसंबर को 1928 में लाहौर में, तब के जो स्कॉट था, स्कॉट को मारने की योजना बनती है, जिसने लाला लाजपत राय और साइमन कमीशन का विरोध करते समय लोगों के ऊपर लाठियां चलवाई थी और लाला लाजपत राय मारे गए थे। तो स्कॉट को पहचानने का जो जिम्मा होता था वो जय गोपाल को होता था। रणनीति बनती है और उस समय जो भगवती चरण वोहरा थी, उनकी पत्नी दुर्गा देवी उसकी रणनीति बनाने के लिए अध्यक्षता करती हैं। 10 दिसंबर 1928 को मीटिंग होती है और उसमें चंद्रशेखर आजाद जो नेता थे, सुखदेव, राजगुरु, इन सबको इस योजना में शामिल किया जाता है कि वो स्कॉट को मारेंगे। तो जय गोपाल को यह सूचना दी जाती है कि उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो पहचानेंगे कि स्कॉट कहाँ कब आ रहा है और रणनीति के तहत राजगुरु और भगत सिंह उन्हें मारेंगे। स्कॉट को पहचानने में गलती होती है जय गोपाल से और वो सैंडर्स को स्कॉट समझ लेता है, जो कि उन्होंने देखा नहीं था। तो 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या होती है और उसके बाद वो वाकया कुलदीप नैयर ने बहुत शानदार लिखा है कि जब वो मार के भाग रहे होते हैं, उसके बाद एक चरण सिंह जो आते हैं वो जब बचाने आते हैं तो उनको भी ये लोग मारते हैं। और फिर जब मार के डीएवी कॉलेज की तरफ भाग रहे होते हैं तो उस समय लोग सड़कों से बाहर निकल के देख रहे होते हैं कि ये कौन लोग थे, और उन लोगों में फैज अहमद फैज भी शामिल हैं जो इस पूरे वाकये को अपनी आंख से देखते हैं। कुलदीप नैयर अपनी किताब सरफरोशी की तमन्ना के पेज नंबर 37 पर यह वाकया लिखते हैं। और उसके बाद इस पूरे मामले पर केस चलता है और उसके बाद एक मामला और था जो भगत सिंह और उनके साथियों ने सेंट्रल असेंबली में सभागार में, संसद भवन में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका और पर्चे फेंके, और जिसका प्रसिद्ध वाक्य था, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। और उसके बाद इन्हीं दोनों मामलों पर उनके ऊपर मुकदमा होता है और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस शोषणकारी सरकार को पूरी तरह से बदल देना चाहता हूं। और इसके बाद उनको जेल होती है, लाहौर जेल में रखा जाता है। जेल में 64 दिनों की भूख हड़ताल होती है, जिनमें भगत सिंह के साथी यतीन्द्रनाथ दास की मौत भी हो जाती है। जेल में ही उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं और तमाम लेखों को लिखा था। 26 अगस्त 1930 को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोट पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा आईपीसी की धारा 120 के तहत इनको अपराधी सिद्ध किया था भगत सिंह को। और 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पन्ने का फैसला सुनाया जाता है, जिसमें सुखदेव और राजगुरु के साथ भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाती है। और फांसी की सजा सुनाने के तुरंत बाद पूरे लाहौर में धारा 144 लागू कर दी जाती है। उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय 14 फरवरी 1931 को अपील भी दायर करते हैं विशेषाधिकार का कि माफी दी जाए, माफी नहीं होती है। गांधी एक बहस चलती है, बड़ी सतही सी बहस होती है कि ये चाहते तो बचा लेते, ये चाहते तो बचा लेते। बहस काफी हो चुकी है। 17 फरवरी 1931 को वायसराय से गांधी ने बात की। 18 फरवरी को आम जनता की ओर से वायसराय के सामने फिर से गांधी ने सजा माफी की अपील दायर की, लेकिन यह सब भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनके लिए किसी भी तरह का मुकदमा लड़ा जाए और किसी भी तरह का बचाव के लिए अपील जारी की जाए, माफी मांगी जाए। 23 मार्च को फिर उनको फांसी दे दी जाती है और उस समय वो ये प्रसिद्ध वाक्य कि लेनिन को पढ़ रहे थे और वो कहते थे एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। फिर पूरा वाकया किस तरह से भगत सिंह के अंतिम दिनों को कितना त्रासद बना करके उनके शरीर, उनकी लाश के साथ जो बर्ताव अंग्रेज सरकार करती है, उससे दिखता है कि किस हद तक अंग्रेज सरकार इन नौजवानों से और खासकर भगत सिंह से डरी हुई थी। मैं इसे कहता हूं कि भगत सिंह से डरना केवल इस बात का नहीं था कि वो गोली चलाते थे। भगत सिंह से डरना अंग्रेज और साम्राज्यवादी सरकार के लिए इसलिए मजबूरी थी क्योंकि भगत सिंह कहते थे कि विचारों की शान पर इंकलाब की तलवार तेज होती है।
भगत सिंह के पास एक विचार था, भगत सिंह के पास एक वर्ल्ड विजन था, भगत सिंह के पास उस विजन और विचार, मैं ये नहीं कहता किसी और के पास विचार नहीं था, लेकिन इस विचार का पैनापन, इस विचार में इनकलाबी तेवर और इन सारी चीजों को लेकर के हमें जरूर भगत सिंह को ये समझना होगा कि क्यों उनसे वो डरे हुए थे। और उस पूरे भगत सिंह से कहा गया कि आपका आखिरी वक्तव्य क्या है, तो फिर वो बड़ा प्रसिद्ध सा है, सरफरोशी की तमन्ना गाते हुए ये लोग फांसी के तख्ते पर जाते हैं, वहां से पत्र लिखते हैं। और उस पत्र का आखिरी वाक्य हमने आपको सुनाया कि किस तरह से वो पत्र लिख करके कहते हैं कि मेरे लहू का एक कतरा इनकलाब लाएगा। और 2 नारे, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। उनके मित्र ने उनसे पूछा कि आप वो 2 नारे, आप कोई संदेश देना चाहते हैं क्या इस देश की जनता को? तो उन्होंने इस देश की जनता को केवल 2 संदेश दिए थे, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये भगत सिंह का भारतवासियों के नाम संदेश था जो वो अपने मित्र के जरिए उन्होंने भेजा था कि यही मेरा संदेश है और इतने के लिए ही आप इन सारी चीजों को रखिएगा। और वो बार बार ये कहते थे कि हमने जो एक दुनिया हमें जो बनानी है, जो एक बराबरी की दुनिया बनानी है, वो उस दुनिया को हमें क्यों बराबरी बनानी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा विषमता पर है, मजदूर, किसान और गरीबों का शोषण होता है, इसलिए हमें ये दुनिया बराबरी की बनानी होगी। अब एक वाकया जो जिस पर हमें जरूर बात करना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार भगत सिंह के निधन पर क्या लिखते हैं। भगत सिंह की फांसी के 6ठे दिन 29 मार्च 1931 को पेरियार ने अपने समाचार पत्र कुदी अरसू में इस पर लेख लिखा। पेरियार कहते हैं कि हमारी लड़ाई, भगत सिंह के उस कोटेशन को कोट करते हैं पेरियार, हमारी लड़ाई उस समय तक जारी रहेगी जब तक साम्यवादी दल सत्ता में नहीं आ जाते और लोगों के जीवन स्तर और समाज में जो असमानता है वह पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती। यह लड़ाई हमारी मौत के साथ समाप्त होने वाली नहीं है, यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चलती रहेगी। इसके बाद पेरियार विस्तार से धर्म, ईश्वर, असमानता, गरीबी और अछूत समस्या पर भगत सिंह के विचारों की चर्चा करते हैं। पेरियार बहुत 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 प्रभावित थे भगत सिंह से और लगातार वो बात करते हैं। और अभी मैं जब नास्तिकों का वो वाकया आपको बताऊंगा कि किस तरह पेरियार और भगत सिंह धर्म के मामले में एक जगह पर खड़े हुए नजर आते हैं और एक बराबरी का आदर्श समाज बनाना चाहते थे भगत सिंह साम्यवादी विचारों से। इसकी प्रशंसा पेरियार लगातार अपने लेख में करते हैं। और फिर से कोटेशन भगत सिंह के लिए संपादकीय में पेरियार ने लिखा, भगत सिंह ने उत्कृष्ट, असाधारण और गौरवशाली मौत अपने लिए चुनी थी जिसे साधारण इंसान आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हम हाथ उठाकर अपने सभी शब्द सामर्थ्य के साथ और मन की गहराइयों से उनकी प्रशंसा करते हैं। कुदी अरसू 1931-29 मार्च, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। ये भगत सिंह के लिए लिखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर अपने पाक्षिक पत्र अखबार जो जनता नाम से निकलता था 13 अप्रैल 1931 को अपने संपादकीय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को बलिदान में के रूप में रेखांकित करते हैं और अपने संपादकीय का शीर्षक देते हैं 3 बलिदान। और उसके पूरे शीर्षक का निष्कर्ष यह है कि ये तीनों शख्सियत ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति के शिकार हुए और इसीलिए कहते हैं ये न्याय नहीं अन्याय हुआ है। अंबेडकर लिखते हैं, अगर सरकार को यह उम्मीद हो कि इस घटना से अंग्रेज सरकार बिल्कुल न्यायप्रिय है या न्यायपालिका के आदेश पर हूबहू अमल करती है, ऐसी समझदारी लोगों के बीच मजबूत होगी और लोग उसका समर्थन करेंगे, तो यह सरकार की नादानी है, क्योंकि यह बलिदान ब्रिटिश न्याय देवता की शोहरत को अधिक धवल और पारदर्शी बनाने के इरादे से किया गया है। इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं होगा, फिर खुद सरकार भी इस समझदारी के आधार पर अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकती है, फिर बाकियों को भी इसी न्यायप्रियता के आवरण में वह किस तरह संतुष्ट कर सकती है। न्याय देवता की भक्ति के तौर पर नहीं, बल्कि विलायत के कंजर्वेटिव राजनीतिक रूढ़िवादी पार्टी और जनमत के डर से इस बलिदान को अंजाम दिया गया है। इस बात को सरकार के साथ सारी दुनिया जानती है। तो बहुत कड़ी आलोचना करते हैं डॉक्टर अंबेडकर भगत सिंह को फांसी दिए जाने के साथ ब्रिटिश पॉलिटिक्स को और इस पूरी जुडिशरी की प्रक्रिया को। डॉक्टर अंबेडकर आगे क्या लिखते हैं, लपोलुआब यही है
कि जनमत की परवाह किए बगैर गांधी इरविन समझौता का क्या होगा इसकी चिंता किए बिना विलायत के रूढ़िवादियों के गुस्से का शिकार होने से अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह आदि की बलि चढ़ाई गई। यह बात अब छिप नहीं सकेगी। यह बात सरकार को पक्के तौर पर मान लेनी चाहिए कि उन्होंने यह गलत किया। डॉक्टर अंबेडकर जो पत्र में लिखते हैं, अपने पत्र में 31 को 1931 13 अप्रैल जनता पत्र में, और इसके साथ उस शख्सियत को डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार की नजरों में हमने जाना। और फिर वो शेर जो उन्होंने अपने आखिरी पत्र में लिखा था, मेरी हवा में रहेगी मेरे ख्याल की खुशबू, ये मुश्त खाक है फानी, रहे रहे न रहे। तो मेरी बात करने का मकसद ये है कि डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार जिस वैचारिकी के दायरे पर खड़े थे उसमें एक बहुत तालमेल दिखता है भगत सिंह के साथ। बेशक भगत सिंह अपनी वैचारिकी को कोर में मार्क्स और लेनिन के साथ जोड़ते हैं और साम्यवादी समाजवादी विचार को भगत सिंह केंद्र में रखते हैं। और शुरुआती दौर में ये दोनों विचारक भी वामपंथी विचारधारा से सहमत दिखते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार दोनों की दिक्कत यहां भारतीय वामपंथ और उस पर वर्चस्व में जो नेतृत्वकारी ताकतें थीं, अपर कास्ट, उनसे था। तो काश इन तीनों शख्सियतों का एक साथ लिखने पढ़ने का मौका और मिल पाता तो जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो शायद अंतर विरोधों का शिकार इतना न होता जितना आज है। आइए अब हम बात करते हैं डॉक्टर भगत सिंह के उस लेख का, मैं नास्तिक क्यों हूं। मैं नास्तिक क्यों हूं यह लेख भगत सिंह ने 27 सितंबर 1931 को यह लाहौर के द पीपल में छपा था। बाबा रणधीर सिंह ने इसको 1930-31 में भगत सिंह से मिले थे और वो समझाए कि ईश्वर है। भगत सिंह नहीं माने तो बाबा रणधीर सिंह ने कहा कि तुम अहंकारी हो गए हो इसलिए तुम ईश्वर के अस्तित्व को नकार रहे हो। एक तो इसका जवाब भगत सिंह ने इस लेख में देने की शुरुआत की है। और चमन लाल लिखते हैं कि इस पर एक केश कटा देने का बाद जब रणधीर सिंह बोलते हैं तो वो कहते हैं कि तुम कैसे सिख हो कि अपना बाल मुड़वा दिए। तो भगत सिंह ने लिखा, मैं सिख धर्म की अंग अंग कटवाने की परंपरा का कायल हूं। अभी तो मैंने एक ही अंग यानी केश बाल कटवाया है, यह भी पेट के लिए नहीं देश के लिए। जल्दी ही गर्दन भी कटवाऊंगा, लेकिन एक सिख की तंग नजरी व तंग दिली का गिला जरूर रहेगा। इसके बाद उन्होंने आगे सोहना सिंह भाकना से भगत सिंह ने कहा था, हमारी पुरानी विरासत के दो पक्ष हैं, एक सांस्कृतिक और दूसरा मिथिहासिक। मैं सांस्कृतिक गुणों जैसे निष्काम देश सेवा, बलिदान, विश्वासों पर अटल रहना को पूरी तरह से अपनाकर आगे बढ़ने की कोशिश में हूं, लेकिन मिथिहास यानी मिथकों पर आधारित इतिहास विचारों को जो कि पुराने समय की समझ के अनुरूप है वैसे का वैसा मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं, क्योंकि विज्ञान ने ज्ञान में खूब वृद्धि की है और वैज्ञानिक विचार अपना कर ही भविष्य की समस्याएं हल हो सकती हैं। यानी भगत सिंह कहते थे कि ये जो मिथकों पर आधारित आपकी परंपरा है, संस्कृति है, यह शोषण को जन्म देगी। इसलिए हम सोशल जस्टिस में क्यों न भगत सिंह को शामिल करें। भगत सिंह तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संस्कृति के नैतिक और आदर्शात्मक मूल्यों की स्थापना की बात करते हैं, लेकिन भगत सिंह उतने ही कट्टर रूप से किसी भी तरह के ईश्वरवाद, आस्था, विश्वास की धज्जियां उड़ाते हैं। कैसे? इस लेख की शुरुआत होती है, क्या यह मेरा अहंकार है कि मैं सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी ईश्वर को नहीं मानता, जो बाबा रणधीर सिंह से बहस हुई थी। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे इस तरह के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। फिर वो आगे लिखते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर मैं बहुत बड़ ज्यादती कर रहा हूं और मेरे इस अविश्वास के पीछे मेरा अहंकार छिपा हुआ है, ऐसा आरोप मेरे ऊपर लग रहा है, लेकिन मैं उसको आरोप की तरह नहीं मानता। और फिर भगत सिंह उसको आगे जब बढ़ाते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ लोग हमें तानाशाह कहते हैं, कुछ लोग हमें अलग अलग तरह से आलोचना करते हैं कि हम ईश्वर के अस्तित्व को नकार करके हम गलत कर रहे हैं, हम अहंकारी हो गए। लेकिन भगत सिंह कहते हैं कि अहंकार इसकी वजह नहीं है। मेरे अंदर दूसरे पंथों की तुलना में हमारे पंथ को लेकर अहंकार जरूर है, हम क्रांतिकारियों के भीतर, लेकिन यह व्यक्तिगत नहीं है। हो सकता है यह दंभ या अहंकार न होकर हमारे पंथ का न्यायोचित गर्व हो। और फिर वो आगे कहते हैं
कि सबसे पहले मैं साफ कर देना चाहता हूं कि अहमवाद और अहंकार दो अलग अलग चीजें हैं। भगत सिंह मैं नास्तिक क्यों में आगे लिखते हैं। सबसे पहले मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि अनुचित गर्व या मिथ्या भान किसी व्यक्ति के ईश्वर पर विश्वास करने में रोड़ा कैसे बन सकता है। मैं एक सचमुच ही महान व्यक्ति की महानता को स्वीकार करने से इनकार कर सकता हूं, बशर्ते कि मुझे भी कुछ हद तक ऐसी प्रसिद्धि मिल चुकी हो जिसके मैं योग्य नहीं हूं या जिसके लिए जरूरी गुण मेरे अंदर नहीं है। या तो वह व्यक्ति अपने आप को, अब ऐसे में होगा क्या, या तो वह व्यक्ति अपने आप को ईश्वर का प्रतिद्वंदी समझने लगे या खुद अपने आप को ईश्वर मान बैठे। इन दोनों ही तरीकों में वह सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। पहले मामले में वह ईश्वर के अस्तित्व को इनकार तक नहीं कर रहा, दूसरे मामले में वह इस बात को स्वीकार करता है कि प्रकृति की गतिविधियों के संचालन में कोई शक्ति विद्यमान है। तो यह नास्तिक नहीं हो सकते ये दोनों लोग। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं किसी सर्वोच्च ईश्वरीय सत्ता के अस्तित्व से ही इनकार करता हूं। यह भगत सिंह का पूरा मामला है। नास्तिकवाद के सिद्धांत में विश्वास करने के पीछे मेरा अहंकार नहीं है। मैं न तो परमेश्वर का प्रतिद्वंदी हूं, न उसका अवतार हूं और न सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। फिर उसके बाद आगे वो थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भगत सिंह बताते हैं कि जब मैं गुमनाम व्यक्ति था तो मेरे दादाजी आर्य समाजी थे। मेरे पिताजी का दादाजी की छत्र छाया थी और मैं भी जो है डीएवी स्कूल जब लाहौर गया तो वहां की सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होता था और तमाम तरह की चीज थी। मैं शर्मीला लड़का था, पढ़ाकू था लेकिन आस्तिक था। भगत सिंह कहते हैं कि मैं पक्का ईश्वर भक्त था। बाद में पिताजी के साथ रहने लगा। जो धार्मिक रूढ़िवादिता का सवाल है तो उस लिहाज से उदार व्यक्ति थे, लेकिन वो नास्तिक नहीं थे, वो एक पक्के ईश्वर भक्त थे। वे मुझे रोज ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए कहते थे। तो मेरी परवरिश इस तरह हुई थी कि मैं नास्तिक नहीं था, मैं आस्तिक था। असहयोग आंदोलन के दिनों में मैं नेशनल कॉलेज में भर्ती हो गया। वहां मैंने उदारता पूर्वक ढंग से सोचना शुरू किया, ईश्वर की आलोचना शुरू की और सभी तरह के धार्मिक समस्याओं पर बहस करना शुरू किया। और मैं ईश्वर की भी आलोचना करने लगा तब बिना हालांकि तब मैं उनमें विश्वास करता था, यानी भगत सिंह स्वीकार कर रहे हैं कि मैं ईश्वर में विश्वास करता था। तब तक मैंने लंबे, बिना कटे और बिना शवरे केस रखने शुरू कर दिए थे, सिक्कों में बाल बड़ा रखना। लेकिन मैं कभी भी सिख धर्म या किसी दूसरे धर्म की पुराण कथाओं या सिद्धांतों में विश्वास नहीं कर सका, लेकिन मुझे ईश्वर के अस्तित्व में पक्की आस्था थी। भगत सिंह कबूल कर रहे हैं, वो एक व्यक्तित्व था। बाद में मैं क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ गया। मैं अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, यह लेख क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगत सिंह ये बता रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेसी नेता जो थे वह भी किस तरह से धर्म को लेकर के दक्षिणपंथी वामपंथी दोनों एक साथ थे, ये अंतर विरोध, और वहीं वामपंथी विचारधारा के जो लोग थे वह भी ईश्वर के अस्तित्व को नकार नहीं सके थे। उदाहरण देते हैं, मैं जिस पहले नेता से मिला उन्हें ईश्वर में पूरा भरोसा तो नहीं था, लेकिन वो उसके अस्तित्व को नकारने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। मैं उन्हें बार बार ईश्वर के बारे में पूछता तो वो कहते जब भी मन करे पूजा कर लिया करो। यह एक तरह का नास्तिकवाद है, लेकिन इसमें एक सच्चे नास्तिक के साहस की कमी है। मैं जिस दूसरे नेता के संपर्क में आया उनका नाम था कॉमरेड शचीन्द्र नाथ सान्याल, कॉमरेड, जो आजकल काकोरी षड्यंत्र में काले पानी की सजा भुगत रहे हैं। इनकी इकलौती और मशहूर किताब बंदी जीवन, और बंदी जीवन बताया कि किस तरह से वो बड़े बड़े पहले ही पन्ने पर ईश्वर की महिमा का बड़े शब्दों में गुणगान किया गया है। कॉमरेड थे और ईश्वर की गुणगान कर रहे थे। इस खूबसूरत किताब के दूसरे भाग के आखिरी पन्ने पर उन्होंने वेदांती होने के कारण रहस्यवादी शैली में ईश्वर की महिमा की प्रशंसा की है, जो उनकी सोच का अभिन्न हिस्सा था। कॉमरेड होने के बाद भी वो ईश्वर को मानते थे। और उसके बाद क्रांतिकारी पर्चे का जिक्र करते हैं भगत सिंह और कहते हैं कि यह सब एक खास तरह का रहस्यवाद था। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो यह कि अभी क्रांतिकारी पार्टी में ईश्वर के प्रति आस्था का बीज भी नहीं फूटा है, अनास्था का बीज। तो क्या आज भारत के कम्युनिस्ट और कॉमरेड ईश्वर के प्रति बिल्कुल नास्तिक होने की प्रक्रिया तक आ गए हैं? तो अगर नहीं है तो इन दोनों के बीच आपने क्या रास्ता चुना है? क्योंकि अब आपके सामने जो पॉलिटिकल चैलेंज है वो ईश्वर के मिथकीय कैरेक्टर को सामने रख के पूरे देश की राजनीति को पोलराइज कर रहा है। तो आपकी वैचारिकी कहां खड़ी है? मैं इस सवाल को सोशल जस्टिस के फोरम के जरिए आपसे करता हूं। जब भगत सिंह उस जमाने में कह रहे थे कि कॉमरेड लोग भी ईश्वर के अस्तित्व से मुक्त नहीं हो चुके हैं।
राम प्रसाद बिस्मिल एक कट्टर आर्यसमाजी थे। समाजवाद और साम्यवाद के अपने गहरे अध्ययन के बावजूद राजन लहड़ी भी उपनिषदों और गीता के श्लोक के पाठ को के मोह को नहीं दबा पाए। ये लोग, उस समय के कॉमरेड और उस समय के बड़े लोग भी किस तरह से ईश्वर की उस हाइपोथेटिकल, उस कल्चरल हेजमनी से खुद को मुक्त नहीं कर पाए थे। ये चैलेंज था। उसमें मुझे सिर्फ एक शख्स ऐसा दिखाई दिया जो कभी भी पूजा पाठ नहीं करता था और कहता था दर्शन इंसान की कमजोरियों या उसके ज्ञान की सीमाओं का नतीजा होता है। वे आजीवन काला पानी की सजा भुगत रहे हैं। उसके बाद भगत सिंह आगे लिखते हैं कि उस समय हम लोग एक रोमानी क्रांतिकारी थे, एक ऐसा क्रांतिकारी जो मतलब आदर्शवादी रोमांटिक क्रांतिकारी का मामला बनता है। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे पढ़ाई का चस्का लगा। भगत सिंह इस बात को बहुत शिद्दत से याद करते हैं। अध्ययन ने, किताबों ने मेरे भीतर विचारों के परिवर्तन की बात कही। भगत सिंह जेल में थे, तो जेल में जो सरदार जी थे, मैं उनका नाम आपको जरूर बताना चाहूंगा कि वो जो जेल के सरदार थे, जेल के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, वो लगातार उनको जेल में किताबें मुहैया कराते थे और वो उन किताबों को पढ़ करके चरत सिंह जी उनको किताबें जेल में मुहैया कराते थे और भगत सिंह ने जेल में पढ़ करके तमाम किताबें लिखी। तो पढ़ाई की अहमियत की बात करते हैं कि पढ़ाई मैं इसलिए अहम समझता था ताकि विरोधियों के तर्कों का सामना किया जा सके। पढ़ाई ताकि अपने पंथ के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कर दिए। भगत सिंह तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का व्यक्ति। क्यों नहीं आइडिया ऑफ इंडिया में वो जगह मिली? क्यों परंपरावादी पोंगापंथी लोगों को हमने बहुत बड़ा मसीहाई सौंप दिया? आइडिया ऑफ इंडिया के कंप्लीट है। इससे मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरी पिछली आस्था और विश्वासों में उल्लेखनीय बदलाव आने लगा। हिंसक तौर तरीकों को लेकर हमारी पिछली पीढ़ी में बहु प्रचलित रोमानी भावनाओं की जगह गंभीर विचारों ने ले ली और फिर यथार्थवादी दृष्टिकोण को भगत सिंह अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने बाकुनिन, अनार्किस्ट नेता बाकुनिन को पढ़ा, थोड़ा बहुत साम्यवाद के जनक मार्क्स को, लेनिन, ट्रॉट्स्की और दूसरों को, बहुत सारा जो लोग अपने देश में सफल क्रांति कर चुके थे और उससे बहुत प्रभावित थे शहीद आजम भगत सिंह। बाकुनिन की गॉड एंड स्टेट भले ही कुछ अंशों में ही सही इस विषय पर दिलचस्प किताब है। ये सब नास्तिक थे। इस बाद में मुझे निरलंब स्वामी की लिखित कॉमन सेंस पढ़ने का भी मौका मिला। भगत सिंह आगे इस पैराग्राफ में क्या लिखते हैं? 1926 के आखिर तक मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की धारणा जो इस सृष्टि का सृजन, नेतृत्व और संचालन करने वाली है, एक आधारहीन बात है। हम आज तक ये साहस नहीं जुटा पाते कि हम ईश्वर के अस्तित्व को नकारें। हम फूले, पेरियार, डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह को क्यों वो साहस मिल गया था और हमें नहीं मिल पा रहा? क्या मात्र इसका पॉलिटिकल एक चैलेंज है? क्यों हम ईश्वर के अस्तित्व से मुक्त नहीं हो पा रहे जब भगत सिंह कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता कोई सर्वशक्तिमान को? मैंने अपने इस अविश्वास को प्रकट करना शुरू किया और इस पर बहस करने लगा। मैं घोषित नास्तिक बन चुका था, लेकिन इसका अर्थ क्या था, अब इस पर चर्चा करूंगा। मई 1927 में लाहौर से गिरफ्तार किया गया और फिर आगे वो बताते हैं कि किस तरह से मुझे लखनऊ के मुकदमे में छूटे जाने की बात हुई। 1926 में दशहरे के मौके पर बम फेंका गया और फिर मेरी भलाई में मुझसे कहा गया कि अगर मैं क्रांतिकारी गतिविधियों को कुछ बताऊं जेल में पकड़े जाने के बाद तो मुझे रियायत मिलेगी। मैं उस पर हंस दिया कि मैं रियायत क्यों लूं? यह सब कोई बकवास थी। हमारे जैसे विचारों के लोग अपनी ही निर्दोष जनता पर बम नहीं फेंका करते। और फिर सीआईडी सुप्रिटेंडेंट श्री न्यूमैन आए और उन्होंने हमदर्दी की कही कि काकोरी मामलों के कुछ गवाहों को बता दो तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, लेकिन मैं नहीं बोला। कुछ पुलिस अफसर मुझे नियम से दोनों समय ईश्वर की पूजा करने के लिए कहने लगे जेल में। अब मैं ठहरा नास्तिक। मुझे यह तय करना था कि क्या सिर्फ सुख चैन और मौज मस्ती के दिनों में ही मैं नास्तिक होने की डींगे हाँक सकता हूं, क्योंकि हमारे सामने भी तो होता है। हम धर्म और ईश्वर को किन दो जगहों पर एक्सेप्ट करते हैं? अभीष्ट की इच्छा, अनिष्ट से बचाओ, यानी ये हमें मिल जाए और इन चीजों से हम बच जाए। भगत सिंह कह रहे हैं कि मेरे सामने इम्तिहान था कि इतने मुश्किल के दौर में भी क्या मैं एक सच्चा नास्तिक बना रह सकता हूं। तो भगत सिंह आगे लिखते हैं, काफी सोच विचार के बाद मैंने फैसला किया कि मैं ईश्वर पर विश्वास करने और उससे प्रार्थना करने के लिए राजी नहीं हो सकता।
नहीं, मैंने एक दिन भी पूजा पाठ नहीं किया। यह एक सच्ची परीक्षा थी और मैं इसमें खरा उतरा। यह दौर वही था जब एक महात्मा इस देश को राम राज्य बनाने की कोशिश कर रहा था। यह दौर वही था जब नेहरू के पैरेलल तिलक, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदूवादी कलेवर में आइडिया ऑफ इंडिया देख रहे थे। शहीद आजम भगत सिंह एक तर्कवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर समानता और न्याय के आधारित स्वतंत्रता का देश बनाना चाह रहे थे। तो आइडिया ऑफ इंडिया के इस क्लैश को हमने क्यों नहीं समझा? सोशल जस्टिस के थिंकर्स की यह जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों को अब कोरिलेट करें। और उन्होंने कहा कि मैं पक्का नास्तिक हूं और तभी से ऐसा हूं। इस परीक्षा में खरा उतरना आसान नहीं था। विश्वास विपत्तियों की चुभन को कम कर देता है और उसे सुखद भी बनाता है। ईश्वर में विश्वास करके मनुष्य को बड़ी राहत और मदद मिलती है। उसके बिना मनुष्य को सिर्फ अपने आप पर भरोसा करना पड़ता है। तूफानों और अंधड़ों के बीच अपने पांवों पर खड़े रहना बच्चों का खेल नहीं है। परीक्षा की इन घड़ियों में अहंकार अगर हो भी जाता है तो हुआ करे और मनुष्य हवा हो जाता है और मनुष्य आम धारणाओं को जुटलाने की हिम्मत नहीं कर पाता। फिर आगे वो लिखते हैं कि मैं अपने आप को इससे ज्यादा तसल्ली दे सकता हूं कि मैं एक मकसद के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने जा रहा हूं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू पुनर्जन्म में राजा बनने की उम्मीद कर सकता है। मुसलमान या ईसाई स्वर्ग लोक में मजे लूटने की उम्मीद कर सकता है। और भगत सिंह का मैं नास्तिक क्यों हूं में केवल हिंदू धर्म को आलोचना की बात नहीं है, वो ईसाई और मुस्लिम धर्म पर भी सवाल करते हैं। मुसलमान या ईसाई स्वर्गलोक में मजे लूटने की उम्मीद कर सकता है और अपने दुखों और कुर्बानियों के बदले में इनाम पाने की बाट जोड़ सकता है। लेकिन मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं? मैं जानता हूं कि जैसे ही फांसी की रस्सी मेरे गले में पड़ेगी और मेरे पांवों के नीचे से तख्ता हटेगा, वह मेरा आखिरी क्षण होगा, बिल्कुल आखिरी क्षण। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि मेरी आत्मा मेटाफिजिकल व्याख्या के अनुसार वहीं खत्म हो जाएगी, इसके आगे कुछ नहीं। एक छोटी सी संघर्ष भरी जिंदगी जिसका कोई बहुत शानदार अंत नहीं, अपने आप में पुरस्कार ही एक पुरस्कार हो सकता है, बशर्ते कि मुझे इस नजर से देखने में साहस बचा रहे। मैंने किसी स्वार्थ भावना के बिना और यहां किसी और दुनिया के में पुरस्कार पाने की चाह के बिना जीवन अपना आजादी के मकसद को समर्पित कर दिया, क्योंकि मैं कुछ और नहीं चाहता था। और इसके बाद भगत सिंह आगे लिखते हैं कि मेरा कोई और मकसद नहीं था, इस दुनिया को कैसे खूबसूरत बनाया जाए, इसी के लिए मैंने पूरी लड़ाई लड़ी और इतने छोटे जीवन में मैं अब कुर्बानी देने का। इसके आगे का पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, जब वो कहते हैं कि इसलिए कि उन्हें मानवता की गर्दन से गुलामी का जुआ उतार फेंकना है और मनुष्य की मुक्ति और शांति के लिए काम करना, इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें की। अगला पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है। आप जाइए और प्रचलित आस्था का विरोध कीजिए। आप जाइए और किसी जननायक की आलोचना करिए, किसी महापुरुष की, महात्मा की, जिसे किसी भी तरह की आलोचना से ऊपर माना जाता है, क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं हो सकती। और आप देखेंगे कि आपके तर्कों की ताकत को आपका घमंड कहकर लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ कि महात्मा गांधी की आलोचना करने वाले डॉक्टर अंबेडकर इतिहास में जगह नहीं पाए? महात्मा गांधी से सबका अंतर्विरोध था, तो अंतर्विरोधों के शिकार लोगों को महात्मा बना करके पूजने की रवायत क्यों? अगर अंतर्विरोध डॉक्टर अंबेडकर में है, अगर अंतर्विरोध भगत सिंह में, चूंकि समय कम है इसलिए अंतर्विरोध सबसे न्यून है भगत सिंह में, तो अंतर्विरोधों से मुक्त करके कोई व्यक्ति पूजा कैसे जा सकता है? इसका कारण हमारी मानसिक जड़ता है। भगत सिंह बता रहे हैं, आलोचना और स्वतंत्र सोच क्रांतिकारी के दो अनिवार्य गुण हैं। आज कॉमरेड लोग भी अपनी आलोचना पर नाराज हो जाते हैं, सामाजिक न्याय वाले अपनी आलोचना पर नाराज हो जाते हैं। भगत सिंह तो कह रहे हैं कि आलोचना क्रांतिकारी होने का एक महत्वपूर्ण बात है। चूंकि महात्मा महान है, इसलिए किसी को भी उनकी बुराई करनी नहीं है। चूंकि वे बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, इसीलिए वे जो कुछ भी कहें सही है, वह चाहे राजनीति के बारे में हो या धर्म के, वह आर्थिक मुद्दा हो या नैतिकता का। आप आश्वस्त हो या न हो, पर आपको यही कहना है, हाँ यह सच है, हाँ महात्मा सच है। डॉक्टर अंबेडकर भी तो यही कहते थे। इस तरह की मानसिकता प्रगति की तरफ नहीं,
ले जाती उल्टे या साफ साफ प्रतिक्रियावादी मानसिकता। ये तेवर था भगत सिंह का, जो महात्मा गांधी को चैलेंज कर रहे थे। और तमाम दक्षिणपंथी कांग्रेसी नेताओं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, वल्लभ भाई पटेल, सबकी आलोचना करते हैं भगत सिंह। और कांग्रेस की आलोचना में लगातार ये कहते हैं कि दक्षिणपंथी जो विचार है ये सांप्रदायिक है, उसको लेकर के वो लगातार आलोचना करते हैं। और फिर अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं कि मैं जानता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में ईश्वर में मेरी आस्था मेरी जिंदगी को काफी आसान बना देती, मेरा बोझ कम हो जाता। उस पर विश्वास करने के कारण परिस्थितियां बहुत रूखी प्रतीत होती हैं और स्थिति एक बेहद कमजोर मोड़ ले सकती है, क्योंकि मैं भगवान को नहीं मानता। थोड़ा बहुत रहस्यवाद इन परिस्थितियों को काव्यात्मक बना देता, लेकिन मैं अपने भाग्य का सामना करने के लिए किसी भी तरह के नशे की मदद नहीं लेना चाहता। भगत सिंह ने धर्म और ईश्वर पर आस्था को नशा बोला है। मैं यथार्थवादी हूं। मैं अपनी तर्कशीलता से, अपने इंस्टिंक्ट, अपने सहज बोध पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता हूं। मुझे ऐसा करने में हमेशा सफलता नहीं मिलती, लेकिन मनुष्य का कर्तव्य कोशिश और जतन करना है। सफलता संयोग और माहौल पर निर्भर करती है। हम कहां आज तय कर पा रहे हैं कि धर्म एक नशा, धर्म एक अफीम है। आज तो धर्म के नाम पर सब कुछ, और हम हिम्मत नहीं करते। हम बड़े बड़े प्रगतिशील लोग कॉमरेड होने के बाद भी अपनी संस्कृति में ही आर्य समाज की तरह कुछ कुछ अच्छा खोज करके बड़े गौरवान्वित हो रहे हैं। हम कभी कॉमरेड थे, अब हम आकर के कह रहे हैं कि भाई संस्कृत को पूरा नकार नहीं सकते, हम धर्म को पूरा नकार नहीं सकते। तो हम वैचारिकी में अंतर विरोध से, जो एक एकदम स्पष्ट वैचार की दक्षिण पंथ की, संघ की, उससे कैसे लड़ पाएंगे? ये मेरा सवाल आपसे। भगत सिंह आगे दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र को लेकर के वो कहते हैं कि आखिर ये दुनिया रची कैसे गई और कैसे इसका दुनिया को रचने के पीछे आधार क्या है। और फिर भगत सिंह कहते हैं कि जो पूरा मामला है, अब ईश्वर पर बात करते हैं, जहां मैं बार बार कह रहा था कि पेरियार और इन सब को लेकर के प्रगति में विश्वास रखने वाला। अच्छा, एशियाई धर्मों में मुस्लिम और हिंदू धर्म एक दूसरे से जरा भी मेल नहीं खाते। तो भगत सिंह कहते हैं कि अगर धर्म एक विचार का होता तो ये सारे धर्मों में इतने अंतर विरोध क्यों हैं? सिर्फ भारत में ही बौद्ध और जैन धर्म कई बार ब्राह्मणवाद से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। ब्राह्मणवाद शब्द का इस्तेमाल महात्मा गांधी ने शायद कहीं किया हो तो बताइए, नेहरू ने कहीं किया हो तो बताइए। भगत सिंह ब्राह्मणवाद कहते हैं। और ब्राह्मणवाद की भी आर्य समाज और सनातन धर्म के रूप में दो अलग अलग और परस्पर विरोधी शाखाएं हैं। चारवाक पिछले युग के एक अत्यंत स्वतंत्र विचारक रहे हैं। उन्होंने उस युग में ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती दी थी। ये सभी धार्मिक मत आधारभूत प्रश्न को लेकर एक दूसरे से अलग राय रखते हैं। फिर सब एक कैसे? धर्म है तो एक क्यों नहीं है? और सब अलग अलग दृष्टिकोण से किसी सच को पाने का दावा करते हैं। प्रगति में विश्वास रखने वाले किसी भी व्यक्ति को पुरानी आस्था के हर पहलू को चुनौती देने होगी। आज के कॉमरेड लोग, आज के प्रगतिशील लोग, आज के सेकुलर लोग जब बार बार दक्षिण पंथ के दबाव में अपनी संस्कृति में कुछ बेहतर खोज लाने की बात करके दक्षिण पंथ से लड़ने की बात करते हैं, तो मुझे वैचारिक और बौद्धिक रूप से अंतर विरोध दिखता है। और जो एक विफल रणनीति है, आप आर्य समाज का काम कर रहे हैं, और आर्य समाज की सफलता कहां थी? पहलू दर पहलू उसे प्रचलित आस्था के हर पहलू को हर कोने से तर्क की कसौटी पर कसना और जांचना होगा। अगर इस तर्क की प्रक्रिया के बाद भी किसी सिद्धांत या दर्शन में उनका विश्वास होता है तो वो ठीक है। जो भगत सिंह है वो लगातार तर्क को सबसे अहम मानते हैं। मैं इतना आश्वस्त हो चुका हूं कि पुरानी आस्था के ठोसपन पर प्रश्न चिन्ह लगा सकूं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे किसी चेतन सर्वोच्च शक्ति का अस्तित्व नहीं है जो प्रकृति की गतियों का निर्देशन और संचालन करती है। हम प्रकृति में विश्वास करते हैं और समूचा प्रगतिशील आंदोलन प्रकृति पर मनुष्य की विजय से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस प्रकृति के पीछे कोई चेतना शक्ति है जो इसको चलाती है, संचालन करती है, तो यह हमारा दर्शन नहीं है। कुछ आस्तिकों से मेरा सवाल है, अब यहाँ ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार, अंबेडकर और भगत सिंह एक जगह पर कैसे खड़े हैं ये देखिए। और खासतौर पर पेरियार, अगर आपका विश्वास है कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने इस पृथ्वी या दुनिया को रचा है, तो कृपया मुझे बताएं कि उसने इसे क्यों रचा है। यही तो पेरियार पूछते थे, तुम्हारा ईश्वर क्या भूखा है कि वो चढ़ावा लेता है? क्या वो चापलूसी पसंद है कि वो आरती सुनाना चाहता है? अंबेडकर कह रहे हैं इसने इस दुनिया को क्यों रचा है।
इस दुखों और मुसीबतों से भरी दुनिया को, जो अनगिनत त्रासदियों के चिरंतन और अंतहीन बोझ से दबी हुई है, जहां एक भी प्राणी पूरी तरह से सुखी नहीं है, ऐसे समाज को ईश्वर ने क्यों रचा? यही तो पेरियार पूछते थे कि यहाँ इतना शोषण है, जाति के नाम पर भेदभाव है, गरीबी है, मजदूरों का शोषण है। अगर किसी ईश्वर ने इस समाज को रचा होता तो इस तरह के समाज को देखकर वो कैसे खुश होता? उसने इतनी गरीबी क्यों रची? यही भगत सिंह आगे लिखते हैं। अगर वह नियमों से बंधा है तो वह सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, फिर वह भी हमारी तरह गुलाम है। मेहरबानी करके यह तर्क न दें। अब भगत सिंह चंगेज खां और नीरो से ईश्वर की तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा ईश्वर इस तरह से लोगों की दुनिया रच करके शोषण, अत्याचार, बलात्कार, हर तरह के अपमान को देखते हुए चुपचाप खुश है, तो यह उसी नीरो की तरह है जो रोम को जलता हुआ देख करके बंसी बजा रहा था। तो फिर वो सहृदय कैसे, वो सर्वशक्तिमान कैसे? और कहते हैं भगत सिंह, चंगेज खां ने अपनी खुशी के लिए लोगों का नरसंहार किया, तो नीरो और चंगेज खां को इतिहास किस जगह रखता है? पापी कहता है, दुष्ट कहता है। तुम्हारा ईश्वर भी इसका मतलब दुष्ट होगा। अब इसको बाद वो कहते हैं कि अगर उसने रचा, तो मैं फिर से पूछता हूं कि ईश्वर ने एक जीते जागते नर्क को क्यों रचा है? ये भगत सिंह लिख रहे हैं। एक निरंतर अशांत और कटुता से भरी जगह को ईश्वर ने क्यों रचा है? सर्वशक्तिमान ने मनुष्य को रचा ही क्यों? अगर उसमें उसे न रचने की शक्ति भी थी तो क्यों रचा इतने बड़े मनुष्य को, जो शोषक है, जो लोगों को दुख देता है? फिर वो कहते हैं कि वो ग्लैडिएटर की तरह है। ग्लैडिएटर का किस्सा आप जानते होंगे कि वो हिंसक पशुओं के सामने एक मनुष्य को खड़ा कर देंगे और हत्या करके जो बच जाएगा उसको गौरवान्वित किया जाएगा। तुम्हारा ईश्वर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने शोषण के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया, जो जीत गया उसको गौरवान्वित करता है। इसलिए मैं पूछता हूं, इस चेतन सर्वशक्ति ने इस दुनिया और मनुष्य को क्यों रचा? उसे अपने आनंद के लिए। तो फिर उसमें और नीरो में, चंगेज खां में फर्क क्या? आज आप ये हिम्मत नहीं करते ईश्वर के बारे में बोलने के लिए। पेरियार और भगत सिंह एक साथ रह करके ये बात लिख रहे थे। और आप मुसलमान और ईसाइयों, हिंदू धर्म के दर्शन के पास कुछ बचा हो, मैं आपसे पूछता हूं, ऊपर उठाए गए सवालों का आपके पास क्या जवाब है? पुनर्जन्म में आप विश्वास नहीं करते। मैं आपसे पूछता हूं कि सर्वशक्तिमान ने इस दुनिया को बनाने में 6 दिन की मेहनत क्यों की? और हर दिन यह क्यों कहा कि सब ठीक है? ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म से भी पूछते हैं। उसे मौजूदा हालत का, अगर उसने रचा है तो उसे बुलाओ और इस दुनिया का पिछला इतिहास दिखाओ। उसे मौजूदा हालात का मुआयना करने दो। उसके बाद देखते हैं कि क्या वो अब भी कहता है कि सब खैरियत है, सब ठीक ठाक है। जेलों की काल कोठरियों से लेकर झुग्गी झोपड़ियों की विशाल बस्तियों में भूख से तड़पते लाखों करोड़ों इंसानों तक, और पूंजीपति पिशाचों द्वारा अपना खून जाने को लाचार आंखों से देखते शोषित मजदूरों तक, कहां है वह दुनिया जो ठीक ठाक है, जो खैरियत है? हर स्तर पर मानवीय ऊर्जा की बर्बादी है। यानी वो कह रहे हैं इतनी असमानता की दुनिया, इतनी जगह विषमता की दुनिया, ये ईश्वर ने रचा है, और इसलिए यह ईश्वर नहीं हो सकता। अगर यह है तो 3 उद्देश्य हो सकते हैं कि न्यायशास्त्रियों के, कि बदला, सुधार और हतोत्साहन। तो उसने कहा सुधार एकमात्र जगह है जहां पर लोग बदल सकते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या इससे आपके 84 लाख योनियों की, तरह तरह की दंड देने की, क्या इसमें मनुष्य को सुधरने का अवसर मिलता है? क्या आप ऐसे किसी मनुष्य से मिले हैं जो ये कहे कि पिछले जन्म में गधे की योनि में थे क्योंकि उन्होंने पाप किए थे? एक भी नहीं। अपने पुराणों का हवाला न दें, मेरे पास आपके पुराण पढ़ने की फुर्सत नहीं। और फिर क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध गरीब होना है? गरीबी एक पाप है, एक दंड है। और फिर आपके विचार में आगे वो क्या लिखते हैं भगत सिंह, बहुत महत्वपूर्ण, जिसकी वजह से मैं सामाजिक न्याय की विचार की भगत सिंह को सबसे आगे रखने की कोशिश करता हूं, सबसे अग्रिम पंक्ति में रखने की कोशिश करता हूं, फूले, पेरियार, अंबेडकर, तमाम लोगों के साथ। आपके विचार में उस इंसान का भाग्य कैसा होना चाहिए जो एक गरीब और अनपढ़ परिवार में, मान लीजिए किसी चमार या भंगी के घर पैदा हुआ। गरीब होने के कारण वह पढ़ नहीं सकता, दूसरे लोग उसे नफरत और हिकारत से देखते हैं और खुद उसकी गरीबी, खुद को उससे श्रेष्ठतर समझते हैं क्योंकि वो ऊंची जाति में पैदा हुए। जाति पर इस तरह का विमर्श अपने समकालीन
महानायक राष्ट्र नायकों में कहां दिखता है? जो आइडिया ऑफ इंडिया के राजनीति का जो आजाद हिंदुस्तान का इतिहास लिखा गया उसमें बड़े बड़े नाम हैं, उनमें ये अंतर्विरोध पद लिखा ही नहीं गया। भगत सिंह सीधे जाति को एड्रेस कर रहे हैं क्योंकि वे ऊंची जाति में पैदा हुए, इसलिए वे अपने को श्रेष्ठतर समझते हैं। उनकी उसकी अज्ञानता और उसकी गरीबी और दूसरों के द्वारा किया जाने वाला दुर्व्यवहार उसे निश्चय ही समाज के प्रति कठोर बना देगा। अब अगर वह कोई पाप कर बैठता है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है? भगवान पर, खुद उस पर, या समाज के पढ़े लिखे लोगों पर? उन लोगों के दंड के बारे में आप क्या कहेंगे जिन्हें ब्राह्मणों ने अपनी धौंस और अहंकार के कारण अज्ञानी बनाए रखा, जिन्हें वेदों का कोई पवित्र श्लोक कान में पड़ जाने पर अपने कानों में शीशा डलवाकर इसका दंड भुगतना पड़ता है। अगर वे कोई अपराध कर बैठते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है? किसको इसका दंड मिलना चाहिए? मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारे सिद्धांत सत्तारूढ़ वर्गों द्वारा गढ़े गए हैं। हम आज भी कहते हैं कि आज भी इतिहास सत्ता लिखती है। हिरणों का इतिहास शिकारी नहीं लिखते, ताकि वे सत्ता पर अपने कब्जे, अपनी धन संपत्ति और समाज में अपने ऊंचे दर्जे को सही ठहरा सकें। हाँ, शायद आपटन ने लिखा था, व्यक्ति को उसके अमरत्व का विश्वास दिला दो, उसके बाद चाहे तो उसका सब कुछ लूट लो, बल्कि वह इस काम में आपकी मदद करेगा। धार्मिक उपदेशकों और धन कुबेरों की साठगांठ से ही जेलों, फांसी के फंदों, कोड़ों और इन सिद्धांतों का जन्म हुआ है, ये भगत सिंह कहते हैं। और आखिरी पन्नों पर मैं पूछता हूं कि तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर जगह हर व्यक्ति को उस समय क्यों नहीं रोकता जब वह कोई पाप या अपराध कर रहा होता है? ये तो बहुत आसानी से वो कर सकता है। उसने क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं को या उसके अंदर लड़ने के उन्माद को समाप्त किया और इस प्रकार विश्व युद्ध द्वारा मानवता पर पड़ने वाली विपत्तियों से उन्हें क्यों नहीं बचाया? उसने अंग्रेजों के मस्तिष्क में भारत को मुक्त कर देने वाली भावना क्यों नहीं पैदा की? वह क्यों नहीं पूंजीपतियों के हृदय में यह परोपकारी उत्साह भर देता कि वे उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार त्याग दें और इस प्रकार न केवल श्रमिक समुदाय वरन समस्त मानव समाज को पूंजीवाद की बेड़ियों से मुक्त हो जाए? तो तुम्हारा भगवान इस तरह का क्यों नहीं सीख देता? तुम्हारा भगवान शोषकों के साथ क्यों खड़ा है? अब जहां तक जन सामान्य की भलाई की बात है, लोग समाजवाद के गुणों को मानते हैं, पर वह इसके व्यवहारिक न होने का बहाना लेकर इसका विरोध करते हैं। चलो आपका परमात्मा आए और वह सब चीज को सही तरीके से कर दे। आप घुमा फिराकर तर्क करने का प्रयास न करें, वह बेकार बात है। मैं आपको यह बता दूं कि अंग्रेजों की हुकूमत यहां इसलिए नहीं है कि ईश्वर चाहता है, बल्कि इसलिए है कि उनके पास ताकत है और हमें उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं है। वे हमें अपने प्रभुत्व में ईश्वर की सहायता से नहीं रखे हुए हैं। यानी जो ब्राह्मणवादी धर्म है वो ईश्वर की तरह से नहीं है। हम कमजोर हैं इसलिए हमने जो ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है, सामंतवाद है, पूंजीवाद है, ये ईश्वर की वजह से हमारे पास ऊपर नहीं है। ये हमारी कमजोरी, हमारे बिखरे हुएपन, हमारी वैचारिक अंतर विरोधों के कारण है। इसलिए सामाजिक न्याय की पाठशाला चल रही है कि वैचारिक तौर पर एकजुट होकर के आप लड़िए, आप जीत लेंगे। कोई ईश्वर शोषकों के साथ नहीं, ईश्वर है ही नहीं, बल्कि बंदूकों, राइफलों, बम, गोलियों और पुलिस के जरिए ये है। और अगर यह हमारी उदासीनता है कि वे समाज के विरुद्ध सबसे निंदनीय अपराध एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र द्वारा अत्याचारपूर्ण शोषण सफलतापूर्वक कर रहे हैं। अंग्रेज कहां है ईश्वर? वह क्या कर रहा है? क्या वह मनुष्य जाति के इन कष्टों का मजा ले रहा है? वह नीरो है, वह चंगेज है, उसका नाश हो। भगत सिंह लिख रहे हैं, याद करिए पेरियार इसीलिए कहते थे वो अंधा है, वो बहरा है, वो गूंगा है, वो लालची है, वो अपराधियों का साथ देता है। और फिर भगत सिंह चार्ल्स डार्विन का बात करते हैं और वो कहते हैं कि देखो, इस सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के सृष्टि को चलने की जो प्रक्रिया है, जब तक ज्ञान विज्ञान नहीं था तब तक तुमने भ्रम में लोगों को रखा। अब चार्ल्स डार्विन आ गए हैं, बच्चों के लंगड़ा लुल्ला पैदा होने की बात है, उसके भी जेनेटिक प्रमाण आ चुके हैं, ये सब तथ्य हो चुका है। इसलिए ईश्वर का जो स्वीकार था वो अज्ञानता से पैदा हुआ था, लेकिन ज्ञान विज्ञान और आधुनिकता की वजह से ईश्वर पर कोई नहीं है। और आखिरी पैराग्राफ में वो लिखते हैं, ईश्वर की उत्पत्ति के बारे में मेरा विचार है कि मनुष्य ने अपनी सीमाओं, दुर्बलताओं व कमियों को समझने के बाद परीक्षा की घड़ियों का बहादुरी से सामना करने, स्वयं को उत्साहित करने, सभी खतरों को मर्दानगी के साथ झेलने तथा संपन्नता एवं ऐश्वर्य में उसके विस्फोट को बांधने के लिए ईश्वर के काल्पनिक अस्तित्व की रचना की। अपने व्यक्तिगत नियमों व अभिभावकीय उदारता से पूर्ण ईश्वर की बढ़ा चढ़ाकर कल्पना और चित्रण किया।
जब उसकी उग्रता और व्यक्तिगत नियमों की चर्चा होती है तो उसका उपयोग एक डराने वाले व्यक्ति के रूप में किया जाता है। ईश्वर को डराने का माध्यम बनाया। और आखिरी में भगत सिंह कहते हैं, समाज को ईश्वरीय विश्वास के विरुद्ध उसी तरह लड़ना होगा जैसे कि मूर्ति पूजा तथा धर्म संबंधी क्षुद्र विचारों के विरुद्ध लड़ना पड़ा था। इसी प्रकार मनुष्य जब अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करने लगे तथा यथार्थवादी बन जाए तो उसे ईश्वरीय श्रद्धा को एक ओर फेंक देना चाहिए और उन सभी कष्टों परेशानियों को पौरुष के साथ सामना करना चाहिए जिसमें परिस्थितियां उन्हें पटक सकती हैं। मेरी स्थिति आज यही है। यह मेरा अहंकार नहीं है मेरे दोस्तों, यह मेरे सोचने का तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बनाया है। मैं नहीं जानता कि ईश्वर में विश्वास और रोज बरोज की प्रार्थना, जिसे मैं मनुष्य का सबसे अधिक स्वार्थी और गिरा हुआ काम मानता हूं, रोज रोज की प्रार्थना, उस समय एक महात्मा रोज प्रार्थना करते थे, भगत सिंह ये लिख रहे हैं, मेरे लिए सहायक सिद्ध होगी या मेरी स्थिति को और चौपट कर देगी। मैंने उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने सभी विपदाओं का बहादुरी से सामना किया। अंततः मैं भी एक मर्द की तरह, एक पुरुष की तरह, फांसी के ताकतवर व्यक्ति की तरह फांसी के फंदे के अंतिम घड़ी तक सिर ऊंचा किए खड़ा रहना चाहता हूं। देखना है कि मैं कितना खड़ा उतरता हूं। जब मैंने अपने नास्तिक होने की बात बतलाई मैंने एक दोस्त को, तो उसने कहा, देख लेना अपने अंतिम दिनों में तुम ईश्वर को मानने लगोगे। मैंने कहा, नहीं प्रिय महोदय, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करना मेरे लिए अपमान तथा पराजय की बात होगी। स्वार्थ के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। मैं नास्तिक क्यों हूं? यह लेख यहां खत्म होता है। इसलिए आज इस बात को यहां खत्म करते हुए मैं 2-3 बातें फिर से कहूंगा कि सामाजिक न्याय की वैचारिकी को एक मुकम्मल बनाने के लिए हमें तर्कवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित, स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर आधारित, जातिगत शोषण के खिलाफ खड़े हर एक शख्सियत को अपने साथ लाना होगा। इसलिए भगत सिंह सामाजिक न्याय की वैचारिकी में इसलिए बराबर हैं क्योंकि वो जाति के नाम पर ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं और शोषण के नाम पर पूंजीवाद का विरोध करते हैं, साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। और आज हम जानते हैं कि जो व्यापारिक पूंजीवाद है वो किस तरह से सामाजिक न्याय की हत्या कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन किस तरह से सामाजिक न्याय की हत्या कर रहा है। इसलिए धर्म का छद्म आवरण, धर्म को नए कलेवर में फैलाना सामाजिक न्याय की हत्या कर रहा है। इसलिए हमें फूले, पेरियार और अंबेडकर के साथ शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ना होगा। हर घर में कुछ लेख जरूर पढ़िए। अछूत की समस्या और उसके बाद अछूत के ऊपर जो लेख है, अछूत कौन है, उसको पढ़िए। मैं नास्तिक क्यों हूं को पढ़िए। बम का दर्शन पढ़िए और भगत सिंह और उनके साथियों का दस्तावेज, चमन लाल की किताब पढ़िए। चमन लाल की एक और किताब अभ्युदय भारत पढ़िए। कुलदीप नैयर की किताब सरफरोशी की तमन्ना पढ़िए। सोचिए, ये लोग फूले, पेरियार, बिरसा, भगत सिंह उस जमाने में इतने तार्किक और रेडिकल हो सकते थे। हम 2020 में क्यों खुद को धोखा देते हैं? हम 2020 में क्यों अपने को बौद्धिक तौर पर धोखा देते हैं कि संस्कृति में सब बुरा नहीं, धर्म में सब बुरा नहीं, चलो धर्म से कुछ अच्छी चीज ले लो, क्योंकि हमें दक्षिण पंथ से लड़ना है। यह एक वैचारिक दोगलापन है, यह एक वैचारिक दोहराव है कि आप कॉमरेड भी होते हैं, आप उसके बाद अपने धर्म में अतीत में कुछ अच्छी चीजें खोज करके आर्य समाजी बनना चाहते हैं। तो हमें वैचारिक तौर पर एक व्यवस्थित खाका खींचना होगा और व्यवस्थित खाका सामाजिक न्याय का है जो आर्थिक न्याय की बात करता है। इसलिए वो कम्युनिस्ट है। हम जो लैंगिक न्याय की बात करेगा, इसलिए वो जेंडर डिस्कोर्स की बात करेगा, सामाजिक न्याय की बात करेगा, क्योंकि वो हर प्रकार के जाति के आधार पर शोषण और विभेद के खिलाफ खड़ा होगा। हम चाहते हैं खूबसूरत दुनिया बने, लेकिन वह सामाजिक न्याय की दुनिया हो। जो आइडिया ऑफ इंडिया फूले, पेरियार, बिरसा, सावित्रीबाई और भगत सिंह का था, उस पर बने एक आइडिया ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन पर बने एक आइडिया ऑफ इंडिया। वैचारिक दोहरेपन से न बने कि पुतौ मीठ तो भतरो मीठ, धर्म भी मानेंगे और सामाजिक न्याय भी मानेंगे, ये नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। जाते जाते इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह को अपने जहन में याद करिए। शायद हम उनके ख्वाबों का, आइडिया ऑफ इंडिया का,
फूले पेरियार अंबेडकर के साथ भगत सिंह के सपनों का देश बना सकें। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।